डॉक्टर बैठे। क्या है हमारा डिस्कशन? एक डीपीपी है। डीपीपी नंबर 7 नंबर। तो ये आंसर हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, बताइए जो आपने पूछना है। 7th क्वेश्चन पूछना है। 7th डीपीपी का 7th क्वेश्चन है। चेंज इन लेंथ मालूम करना है, ये कह रहे हो? ठीक है, इस तरह से हमको जानकारी दे रखी है। इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया 120 माइनस 80 इक्वल टू एम ए। अब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं। इसी के मान लेते हैं कि टेंशन टी इधर 80 हो गया, टी माइनस 80 एम बाय एल इंटू एक्स इंटू ए। तो टी इज इक्वल टू 80 प्लस एम ए की जगह आ गया 40 एक्स बाय एल। तो जो टेंशन है ना, वो ऐसे वेरी कर रही है। तो यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 120। हाँ हाँ, करते हैं ना, अभी कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अपन को ये पता लग गया कि स्ट्रेस का अगर ग्राफ बना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो एक जैसा ही है। तो स्ट्रेस जो है ऐसे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, एक एंड पे दूसरे एंड पे। स्ट्रेस वर्सेस एक्स। अगर स्ट्रेस लीनियरली वेरी करता है तो चेंज इन लेंथ, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए वाई डेल्टा एल बाय एल। अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता है तो ये हो गया स्ट्रेस वाई डेल्टा एल बाय एल। तो जो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल सिग्मा इंटू डी एक्स अपॉन वाई। व्हेन स्ट्रेस इज लीनियर तो डेल्टा एल हो गया एवरेज स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो एवरेज स्ट्रेस हो जाएगा एक जगह की स्ट्रेस दूसरी जगह की स्ट्रेस। तो एक जगह की स्ट्रेस होगी 80 बटा ए
दूसरी जगह के 120/a डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके निकालना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, dx थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, तो इसका चेंज इन लेंथ हो गया dl, तो x डिस्टेंस का स्ट्रेस, तो ये आ गया हमारे पास 80 प्लस 40x अपॉन l डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। इसका ओरिजिनल लेंथ है dx, तो ये तो हो गया स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस और ये लेंथ, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से l, ऐसे चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है, हो गया सवाल। और बताइए, और कोई समस्या नहीं? B7 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या था, शीट के अंदर आना है, आइए शीट में। तो शीट में हमें करना था, एक्सरसाइज 2 में करना था। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में क्या कह रहे, सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या है। देखो कोई चार्ज पार्टिकल है, ये है मान लो, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम जानते हैं 1/4πε q अपॉन r³ इंटू वेक्टर r, ऐसा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4π qv क्रॉस r अपॉन r³। ठीक है, तो अब जो हमें दिख रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो कुछ 4π q/4πr³ की वैल्यू इन रख सकते हैं यहाँ पे कुछ। हम तो ऐसा करते हैं कि r वेक्टर की वैल्यू रख दें, इसमें से r वेक्टर की वैल्यू उठा के इसमें रख देते तो अच्छा लगेगा। वेक्टर को वेक्टर से थोड़ी डिवाइड कर सकते, है ना, वेक्टर वेक्टर से डिवाइड नहीं होता है, कि हम तो घर में तो कर ही लेते हैं। अब क्रॉस, अभी r³ 4πε0 r³ अपॉन q इंटू वेक्टर ई, ये हो गया ना। अब इसमें 4π से 4π चला जाए, क्यूब से क्यूब भी चला जाए, r³ से r³ हट जाए, तो बच क्या जाए, μ0 ε0, ये हो गए एक साथ, v क्रॉस ई, क्या कहते हो। अब लाइट की स्पीड का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 ε0।
तो ये क्या चीज है? 1/c²। तो फॉर्मूला बन गया V×E अपॉन c²। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एक चलते हुए चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है फिर क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? हम्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे निकालोगे? इसमें तो ई दे रख, ये तो हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन तो हो गया इससे। क्वेश्चन क्या हो गया, एक फॉर्मूला मिल गया, आगे कभी पता करना हो तो। हाँ यार, सुंदर लग रहा है देखने में, है ना? कि अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो उसी चार्ज की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। फॉर्मूले से आ रहा है ना, अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। इनफाइनाइट रखोगे तो नहीं होगा, ऐसा आ रहा है। तो मैं तो यूं पूछ रहा था कि ई दे रखा है तो आप बी निकाल लोगे, बी दे रखा तो ई कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ कि वी क्रॉस ई क्या होता है? वी क्रॉस ई क्या होता है? करना जानते सॉल्व? ये आएगा क्या गणित की भाषा में? अगर वी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, ये आता है? हाँ। पर अपन को बी दे रखा तो इसमें से ई निकालना होगा ना, तो यहाँ पर ई दो जगह आ गया, ई कॉमन लेना चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे। ई कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लें, जीरो होगा क्या ये तो जीरो हो जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो हो जाएगा, दोनों तरफ है। ठीक है, वैल्यूज दे रखी होगी इसमें पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे जो भी होगा। फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, निकल तो जाएगा, थोड़ा जोर लगाएंगे, अभी लगाना नहीं चाह रहे। ठीक है, ये सवाल हो गया, अपन तो दूसरा सवाल क्यों करें, है ना? कौन सा सवाल करें बताओ? दूसरा तो हो गया। 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन में दिक्कत आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, ए कांस्टेंट करंट डेंसिटी जे दे रखी है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर और कंडक्टिंग कंटेन्स है कैविटी एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। कैविटी के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड ये पूछ रहे हैं बस। ये तो क्लास में कर रखा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसका तो फॉर्मूला निकाल रखा है मैंने। इसमें करंट डेंसिटी जे दे रखा है, इसका वेक्टर एल डिफाइन कर रखा है, तो अपन ने तो फॉर्मूला निकालना पड़ा ना। कितना आता है? म्यू नॉट जे क्रॉस C1 C2 अपॉन 2, ऐसा आया था। ये तो फॉर्मूला रटा रटा है, क्या पूछ रहे हो? कौन पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, यूँ कह रहे हो? हाँ आगे बोलो। अगर, हाँ, किस में? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल रखा है ना अपन ने। हाँ, और ऐसे B²/2 म्यू नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। फॉर्मूला बताया तो रखा है क्लास। किस में रिलेशन चाहिए? ई और बी में? तो वो तो एक अलग चीज है ना, ये क्वेश्चन अलग था। एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी के मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन पूछा है, वो अलग चीज है। आप बताइए। 10th क्वेश्चन, 9th के बाद 10th में प्रॉब्लम। लूप के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है? तो आपको क्लास में ये तो सिखा दिया था कि लूप जो है एक मैग्नेट के जैसा है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला M×B। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट रखते तो उस पर टॉर्क कितना आता है? M×B। M आपने लिख ही लिया, B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। वो अब आप डबल काउंटिंग कर रहे हो इसलिए गड़बड़ रहा है। मतलब कोई भी साइड एक बार काउंट हो गए ना, जैसे अपन ने इसको कंप्लीट किया, तो अब ये वाली साइड अब इधर वाले में नहीं ले सकते ये, तो इसमें काउंट हो गई। फिर इधर वाली साइड में जो बाकी बची हुई साइड है वो काम आएंगे, तो उसको प्रॉपर बनाओगे तो हो जाएगा। प्रॉपर नेमिंग लिखो, आ जाएगा। अपन ने लूप बनाओ टेक्नोलॉजी सिखाया था ना, जोड़ने वाला कर रखा है क्लास में, प्रॉपर लगाना आ जाएगा। अब क्या हो गया? पार्ट 1 हो गया, फिर पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3, पहले 5 सवाल हो गए पांचों, और कुछ नहीं फिर, बस हो गए सारे। पार्ट 4 में से 1 2 दिया था, तो बोलो 1 2 हुआ क्या? वो भी हो गया, बहुत आसान है। ये लो, सब हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पढ़ लिया। आपसे मैंने कहा था कि आप लोगों ने HCV में रीडिंग लगा लेना है, NCERT में रीडिंग लगा लेना है। उसमें आपने लगा लिया हुआ रीडिंग, धरती का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, भारत में एंगल ऑफ डिप कितना है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना है, सब दे रखा है, ठीक है। फिर
अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा हमने, अब फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फोर्स के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं: मूविंग चार्ज, करंट एलिमेंट और करंट लूप। चौथा मैग्नेट होता है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैग्नेट पे फोर्स लगाना ये हम पहले जान चुके हैं, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीन हिस्से हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट के केस में अपन ने फोर्स टॉर्क सब बता दिए। तो मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी। ये किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। ये इस फोर्स को हमने नाम दिया है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्स करके मैथमेटिशियन या वैज्ञानिक कहती जी, जो भी है, गणित में तेज थे, वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने ये बताया, मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये जो फोर्स है ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट होगा। मैग्नेटिक फोर्स अपन जानते हैं कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स के आने से चक्कर ये पड़ रहा था कि समझने में दिक्कत आने लग गई। एक तो कह रहा है फोर्स लग रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं लग रहा है। तो उससे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली फ्रेम में भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, जो कि पुराने विचारों से ये था कि सभी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली फ्रेम एक जैसी होती हैं, उसमें कोई सूडो फोर्स का चक्कर नहीं होता है। पर यहाँ दिक्कत आ रही थी, तो लॉरेंट्स ने इस दिक्कत को सुलझा के दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ये फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। हम कभी भी दूसरी फ्रेम में जाएंगे नहीं, हमारी सिलेबस में नहीं है, हम तो नॉर्मल बात करते हैं, तो हम दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। इसमें से मैग्नेटिक फोर्स का पार्ट ये है जो जरूर फ्रेम पे डिपेंड करेगा। अगर अकेला मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो फ्रेम पे डिपेंड करेगा। क्यू इंटू ई तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, अभी क्यू वी क्रॉस भी हमें पढ़ना है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कोई वेलोसिटी रखता है इस तरफ, और इस जगह पर मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और ये वाला एंगल थीटा है, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जो है ऐसा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स is always perpendicular to B and V. Direction is decided by right hand thumb rule. For positive charge, पॉजिटिव चार्ज के लिए राइट हैंड थंब रूल से
इसकी डायरेक्शन डिसाइड की जाती है। तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बार बार ही आ रही हो तो कुछ है नहीं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि ये वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। मैग्नेटिक फोर्स इज पावरलेस। शक्तिहीन। हिंदी में बोले तो निकम्मा। जो कोई काम धाम न करे, निकम्मा कहते हैं ना। काम वाम कुछ करता नहीं है, ऐसे बैठा रहता है, हाँ उसको लोग निकम्मा कहते हैं। घर में पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, पेरेंट्स खासकर मम्मी वगैरह ज्यादा नाराज होती है घर में। कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, मोबाइल ही चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, घर का कोई काम नहीं करते हैं, तो उसको निकम्मा कह देते हैं। ये कुछ काम नहीं करता है ना। करता क्या फिर? तो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड, it can change only direction of motion. मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदलता है, ये सिर्फ घुमाता फिराता है। जो भी स्पीड है उसे घुमाता फिराता रहेगा, न बढ़ाएगा न घटाएगा, क्योंकि कुछ वर्क ही नहीं करता है। वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वर्क करता नहीं है। इसलिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसी स्पीड से चलता रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक बार कोई चार्ज पार्टिकल प्रवेश कर गया तो उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी, वो एक ही स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं होगी, और कोई फोर्स आ गया तो बात अलग है। अकेला मैग्नेटिक फोर्स है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्का हो गया। तो वर्क इसका, माने इसको dW/dt जीरो करना कहते हैं लोग। वर्क करने की रेट जीरो है, वर्क करता नहीं है, इसलिए निकम्मा बोल दिया, शक्तिहीन बोल दिया। ठीक है, बात एकदम क्लियर हो गई। डॉट प्रोडक्ट में तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में भी जीरो हो जाएगा, F.B। तो मैग्नेटिक फोर्स कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं आता, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। पर अपन ने पोल स्ट्रेंथ के ऊपर देखा था कि वो बी की डायरेक्शन में आता है ना, M/B। ये कुछ अलग चीज है ना। पोल स्ट्रेंथ तो समझ में नहीं आया हमारे होता क्या है, चार्ज तो फिर भी बार बार यूज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। पर जो भी हम समझे, जितना भी समझे, नॉर्थ पोल पे M लिखते हैं, साउथ पोल पे -M लिखते हैं, तो वहां तो M/B से तो फोर्स बी की डायरेक्शन में है। पोल के ऊपर तो फोर्स बी की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, पर चार्ज पे लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है। ऐसा पता लग गया, डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो आ गया। बस इतनी सी जानकारी है, मूविंग चार्ज वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है अब सवाल कर लेते हैं, और क्या। थ्योरी इतना सा है ना। ये लीजिए सवाल। Q है 1 माइक्रोकुलम, V है -IK 2JK + 3KK। मैग्नेटिक फील्ड
2i प्लस j माइनस 3k। तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। ये सवाल इस चैप्टर का नहीं लग रहा है, पर देखना है ना, ये तो वेक्टर चैप्टर का सवाल है ना। अब इतने दिन बीत गए, वेक्टर चैप्टर तो पहली दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं। अब पहली दूसरी माने 1 to 12 में आ गए हो, 12वीं क्लास में आ गए हो अब। तो कितने लोग गलत करके दिखाएंगे, देखते हैं अभी। वी तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, चार्ज हमको दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जहां पर चार्ज पार्टिकल मौजूद हो। सबने निकाल लिया आंसर? देखना, ये निकल नहीं पाता लोगों का, सीधा साधा सवाल। आगे कुछ? इधर आगे निकाला है कि नहीं निकाला? निकाल रहे हैं। अब देखो इसका आंसर, क्यू की जगह तो रख देंगे 1 × 10⁻⁻⁶। अब अपन को v क्रॉस b का वैल्यू चाहिए, है ना। तो v क्रॉस b में ये ऐसे ही बना रहने दो, दिस इंटू दिस, -6 -9, तो यह है -9 i। अभी बीच वाली लाइन को ऐसे छोड़ देते हैं, दिस इंटू दिस 3 -6 -3 +3 +3 j। अब के लिए इसको छोड़ देते हैं, दिस इंटू दिस -1 -4 -5 -5 न्यूटन। क्या कहते हो, किस किस का है ऐसा? इतने लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ ऊपर कर रहे होंगे, अभी देखना पास में जाऊंगा तो मिलेगा नहीं कॉपी में। ठीक है, मान लेते हैं। दूसरा सवाल, तो ये तो बहुत आसान सवाल है, और कठिन क्या करें। ये लो, हमको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड XI y² j z t = 0 पर 0,0,0 और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 3i 4j 12k। Q का वैल्यू 1 कूलम, M का वैल्यू 1 kg। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज ड्यूरिंग t = 0 to t = 3। मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी कर रखा है, ऐसा बता रखा है।
ठीक है, कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। चलो मिलाते हैं, ठीक है, रास्ता पता लग जाएगा कि किधर जा रहा है। सब लोगों ने चुन लिया एक रास्ता। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी आ रही 13, टाइम इसका 3, तो 13×3 = 39। ठीक है, क्योंकि अभी तो बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का भी स्पीड बदलता नहीं, फील्ड फील्ड से हमें क्या काम है ना, फोर्स वोर्स से क्या लेना देना, रास्ते वास्ते से क्या लेना देना, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम दे रखा है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गया। दूसरा सवाल करते हैं। अच्छा, स्पीड सही निकाला कि नहीं निकाला, ये लो, 3² + 4² + 12²। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पीड नहीं बदल पाता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। -3 + 2 माइनस 6 इनिशियल वेलोसिटी है 1.5 -j + 3 Q का वैल्यू 1 है, M का वैल्यू 1 kg है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग t = 0 to t = 3। ये t = 0 की वेलोसिटी दे रखी, ठीक है। अब दूसरा सवाल पूछा है आपसे, पिछली बार डिस्टेंस पूछा था, अब की बार डिस्प्लेसमेंट पूछा है।
हो गया ना? आप देख रहे हैं हम, देखो जो गिवन डेटा है ना, उसमें हमको ये पता लग रहा है कि वेक्टर बी जो है वो ट्वाइस ऑफ वेक्टर यू है। ऐसा है कि नहीं? वेक्टर बी इज -2 इंटू वेक्टर यू। दिख रहा है ना ऐसा? यानी इधर वेक्टर यू है तो वेक्टर बी इसका डबल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच का थीटा क्या हो गया? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। तो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो v की जगह यहाँ पर u है तो u क्रॉस b, तो ये क्वांटिटी 0 आ गई। तो पता लग गया कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, u इंटू टी डेल्टा टी। तो 1.5 आई के माइनस जे के 3 के इंटू 3, इससे आ जाएगा जो भी आना है। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, इसका पता करने का तरीका है कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लो। -3/1.5, 2/-1, -6/3। तो ये सब -2 आ रहे हैं, यानी एंटी पैरेलल हो गए। यानी वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर आता है और पॉजिटिव आता है तो पैरेलल, बराबर आता है नेगेटिव आता है तो एंटी पैरेलल, डिफरेंट आता है तो किसी एंगल पर। तो यहाँ पर अगर ये किसी एंगल पे आता तो खतरा था, हिसाब लगाने का खतरा था। हिसाब तो हम लगा ही देंगे आगे, अभी इतना ज्ञान दिया नहीं कि लगा दें। अभी तो इसलिए सवाल ऐसा दिया कि लगाना ना पड़े हिसाब। कुछ लोगों ने फोर्स कैलकुलेट किया होगा, उसका वैल्यू 0 आया होगा, अगर सही से कैलकुलेट किया तो, है ना? वैसे रेशियो से दिख रहा है कि ऐसा है, तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। चौथा सवाल करते हैं, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में 4 ऐसे लिखना था। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया है चार्ज 1, मास 1, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 2i के 3j के 4k के, इलेक्ट्रिक फील्ड xi के y² j के zk के, मैग्नेटिक फील्ड xyi के y² j के, y² नहीं, yj के -xz के, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। t = 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर है, किसी टाइम t पर t0 पर उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2,6,
4। मान लिया किसी टाइम टी नॉट पर उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, पहले के कोऑर्डिनेट ये हैं, टी नॉट टाइम पे ये है, तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट टाइम पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? सब लोगों ने निकाल लिया आंसर? आगे अब देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का तो कुछ वर्क होता नहीं, तो फोर्स बेकार है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो जो कुछ वर्क होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा, उसका वर्क हम निकालेंगे।
तो Q इंटू ई डॉट डी एक्स आई केप डी वाई जे केप डी जेड के केप बराबर हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ 1 इंटू यू स्क्वायर 25 29 हो गया। अब यहाँ पर Q की जगह तो 1 दे रखा है, इसका देखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई और जेड डी जेड। 0 से लेके x का लिमिट है 2, 0 से 6 और 0 से 4, तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस 29/2, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया। x की लिमिट रख दिया 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 2 रह गया, प्लस वाई क्यूब बाई 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3, जेड स्क्वायर बाई 2 4 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 29/2। तो यहां से 3 2 अच्छे आ गए, तो ये 2 प्लस 72 प्लस 8 बराबर वी स्क्वायर माइनस 29/2। 80 प्लस 2 82, 82 का डबल 164, 164 प्लस 29 इंटू वी स्क्वायर, ये कितना होता है? 193। 96 आते तो अच्छा लगता। ये है, ये आंसर है क्या? यही लाए आप लोग? मतलब समझ गए? क्या समझे? अच्छा, कभी वर्क एनर्जी भी लगा लेते लोग बाग, है ना, हर बार एकदम स्टोर नहीं चलते, कभी वर्क एनर्जी को भी याद कर लिया करो, क्योंकि वर्क डन एक ही का हो रहा है ना, इसलिए फायदा हो रहा है हमें। फोर्स फोर्स में तो घाटा हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगा रहा है। तो फिलहाल ये मैंने कुछ सवाल बताए जो जनरल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास बात बात की कुछ जानकारी नहीं ली। अब थोड़े स्पेशल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया। हो गया ना? अब हम केस ले रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो क्या होगा? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा, ये बात देख रहे हैं हम। तो ऐसा है कि केस 1, सारे केसेस ले लेते हैं जो भी संभावना हो सकती है। तो पहला केस हमने ये लिया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रह रहे हैं, रेस्ट पे रह रहे हैं तो फोर्स तो 0 हो ही गया। चलेगा नहीं।
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रख दोगे तो जहां रखोगे नहीं रहेगा, हिलेगा भी नहीं। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस सेकंड। चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दे दिया, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, इधर भी दे सकते थे, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। तो हम ये कह रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, ऐसा हो गया। फिर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, तो फिर पार्टिकल जो है, तो पार्टिकल विल मूव with constant velocity in straight line। चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो एक तो चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी नहीं, दूसरा हमने वेलोसिटी दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दे दिया या उसके अपोजिट दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी उसका कुछ असर नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। जीरो फोर्स, जीरो फोर्स। तो ये दोनों केस हो गए। अब तीसरे केस की तरफ बढ़ते। दोनों केस आपने नोट कर लिए। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, तीसरा केस ले रहे थे, केस 3। थीटा की वैल्यू 90 रखी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने परपेंडिकुलर रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड अपन अंदर की तरफ ले लेते हैं, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ ले लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को, मतलब स्पीड तो नहीं बदल सकता, वेलोसिटी बदल सकता है, हाँ स्पीड तो बदल नहीं सकता। और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे और वेलोसिटी को का मैग्नीट्यूड ना बदल पाए, तो फिर उसको घुमाएगा। ऐसा तो हमने सर्कुलर मोशन में देखा था, एक फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, क्योंकि क्यू वी बी में क्यू भी फिक्स है, वी भी फिक्स है, बी भी फिक्स है और थीटा भी फिक्स है 90 डिग्री। तो इसका मोशन हो जाएगा सर्कुलर मोशन और इसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा और सेंटर जो है यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पर होगा और इसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इस केस में अपन ये कहेंगे कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा तो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। प्लेन ऑफ मोशन, प्लेन ऑफ सर्कल विल बी परपेंडिकुलर टू बी। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा। अब रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल का रेडियस निकालना चाहते हो आप, तो रेडियस
निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन की जरूरत है, क्यू वी बी अपॉन मास। ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो आर की वैल्यू आ गई एम वी अपॉन क्यू बी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है क्यू वी बी और मास से डिवाइड कर दिया, क्यू वी बी अपॉन एम। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर आ गया। आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, एम वी अपॉन क्यू बी, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम अपॉन क्यू बी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं। जिसको हम चार्ज पार्टिकल को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। एक ही फार्मूले को बहुत तरह से लिख सकते हैं। एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी को मोमेंटम लिखते हैं, तो पी अपॉन क्यू बी, मोमेंटम को अंडर रूट ऑफ 2 ke काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं, एक क्यू छूट गया है, क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर उसे स्पीड बढ़ाया तो वर्क डन हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्यू इंटू डेल्टा वी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर आने वाला जो डेल्टा वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से एक्सेलरेट कराया। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया और हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज किया इस जगह से, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग गया क्यू ई। अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, तो वर्क डन हो गया क्यू ई डी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। फाइनल वेलोसिटी वी आ गया, पहले रेस्ट पे था ये। अच्छा, ई इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह क्यू डेल्टा वी रख दिया, ऐसा कह रहे हैं। डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी दोगे तो ये रेडियस, टी मोमेंटम दोगे तो ये रेडियस, इतनी काइनेटिक एनर्जी दोगे तो ये रेडियस, इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराओगे तो ये रेडियस। तो रेडियस हमको मिल गया। अब इसका ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा होता है वी बाय आर, क्यू बी बाय एम। ओमेगा जो हम देख रहे हैं वो क्यू बी बाय एम आ गया। तो क्यू बी बाय एम जो है, इसमें वी तो कुछ है ही नहीं कहीं पर भी, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या कर दिए, टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ओमेगा को 2 पाई बाय टी लिखेंगे ना, तो ऐसा आ जाए टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड जो है वो वी से इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड फिक्स है। एक बार आपने बी फिक्स कर दिया, चार्ज पार्टिकल फिक्स कर दिया, तो उसका टाइम पीरियड फिक्स हो गया। अब आप कितने जोर से फेंक लो, उसको एक चक्कर खाने में फिक्स टाइम लगेगा। अब इसमें ऐसा कैसे होगा? अरे वो बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ।
हो गया क्या नोट? तो आप देखो क्या कहना चाह रहा था मैं, चलो यही कह देता हूं, अगला पेज नहीं बदलू। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा है, और मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दिया यहाँ पर, तो अगर मैंने वेलोसिटी कम दिया, जैसे v दिया, तो इसका सर्कल ये बन गया r रेडियस का। सपोज करो कि मैंने इसको वेलोसिटी इससे डिफरेंट दिया, मान लो कि 2v दे दिया, तो इसका रेडियस डबल हो जाएगा, तो ये डबल रेडियस में घूम जाएगा। डबल स्पीड से जाएगा तो डबल रेडियस में घूमेगा, डबल रेडियस में घूमेगा तो टाइम तो वही लगाएगा फिर। तो स्पीड बढ़ाने से रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी वही रह जाती है, टाइम पीरियड वही रह जाता है, तो फिक्स टाइम पीरियड होगा। तो हमें ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, चलेगा नहीं, वही का वही रह जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंक देंगे, सीधा चला जाएगा, अपोजिट में फेंक देंगे, सीधा चला जाएगा, परपेंडिकुलर में फेंकेंगे, सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, है ना। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। अब बाकी सारी डिग्री रह गए, उस डिग्री में क्या होगा ये देखने जा रहे हैं। केस नंबर 4, चार्ज पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है, वो थीटा नहीं है 0, नहीं है नो 0, नहीं है 180, ठीक है, इनमें से कोई वाला नहीं, बाकी कोई दूसरा है। अब इस डायग्राम में तो कोई एक दिखाना पड़ेगा, दिखा दिया। अब क्या होगा इसका हिसाब बताने जा रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, हम इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर देंगे, v cos थीटा, v sin थीटा, और इस तरफ है b। जो वेलोसिटी इसकी थी, इसके हमने 2 कंपोनेंट कर दिए, तो एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने उसको बख्श दिया, तो मेरी तरफ तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम वैसे रहना। तो जो भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाती है फिर वो नहीं बदलने वाली। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने कहा तुमको तो चक्कर कटाएंगे हम, तुम हमारे परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है उसको तो चक्कर कटाता रहता है, न बढ़ाता न घटाता, सिर्फ घुमाता घुमाता। तो कैसे घुमाएगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, v क्रॉस b ऐसे अंदर की तरफ सेंटर आएगा। फैसला हो गया कि कैसे घूमना है। तो v sin थीटा ने कहा कि मुझे तो घूमना फिरना पसंद है, घुमाओ, अच्छा लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कहा ठीक है अभी घुमाते हैं आपको। तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड ने घुमा दिया ऐसे, उस तरफ उसका सेंटर हो गया r डिस्टेंस के हिसाब से, और ये चार्ज पार्टिकल
घूमता रहा v साइन थीटा से, v साइन थीटा से, v साइन थीटा से, और दूसरे कंपोनेंट का क्या हुआ? दूसरे कंपोनेंट का ये हुआ कि उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, वो तो चलता रहा v cos थीटा से। तो एक तरह से सर्कुलर मोशन प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। तो ये तो क्या हो गया? ऐसा हो गया हेलिकल मोशन। एक राउंड कंप्लीट करके यहां से यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। जब तक एक राउंड कंप्लीट होता है v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी, तो इसको पिच कहा गया। v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो हम ये कहेंगे कि हेलिकल पाथ कांस्टेंट रेडियस यूनिफॉर्म पिच। इस हेलिकल पाथ की रेडियस है mu sin थीटा अपॉन क्यू बी। पिच इसका v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड ओमेगा तो क्यू बी बाय एम, टाइम पीरियड वही 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है हेलिकल पाथ पे चलता है। हर एक चक्कर खाने से v cos थीटा इंटू टी आगे बढ़ जाता है, और v sin थीटा इसका चक्कर खाता रहता है, घूमता रहता है, इसकी स्पीड वही रहती है। एक कंपोनेंट v cos थीटा रहेगा, एक कंपोनेंट v sin थीटा रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, है ना? दोनों वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, टोटल मैग्नीट्यूड हमेशा v रहेगा। तो ये जो हेलिकल पाथ है इसकी जो एक्सिस होगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाओ होगी। एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ will be along b, along b वेक्टर। जिस तरफ b वेक्टर होगा और जहां से शुरू करेगा वो एक्सिस उसके टेंजेंशियल होगी। जैसे मान लीजिए कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है राइट साइड में, और हमने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी यू दिया, तो इसका u cos थीटा इधर हो गया, या v cos थीटा, v sin थीटा ऐसे आ गया। तो v sin थीटा है इधर, b इधर है, तो v क्रॉस b से सेंटर इधर आया, तो इस तरफ सेंटर आया, तो ये u सर्कुलर मोशन करेगा u, तो ये इस वाले पॉइंट पे एक तरह से टेंजेंट हो जाएगा u। तो ये जो लाइन थी अगर मान लो एक्स एक्सिस है ये, तो ये एक्स एक्सिस के उधर हो गया, उस तरफ यू घूम रहा होगा, फिर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, बार बार टच करेगा। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद v cos थीटा इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, यूं ऐसे जाएगा ये। तो ये लाइन ऐसे टेंजेंट से दिखा रखी है ना मैंने, ये उस तरफ है, सेंटर इसका उस तरफ। तो ये है रेडियस ऑफ हेलिक्स।
ये हेलिकल पाथ की रेडियस हो गई, ये इसका पाथ हो गया। ठीक है, तो ये तो सारे केस हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नई बात हो ही नहीं सकती। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो एक्यूट दिखा रखा है डायग्राम में। ऑब्ट्यूस होगा तो फिर कंपोनेंट उस तरफ चला जाएगा, फिर यूं उधर चला जाएगा, उसमें क्या है, इधर की तरफ निकल जाएगा, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पाथ वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, अब कोई सवाल आपसे पूछते हैं, नोट कर लिया आपने, हो गया ना। ये क्वेश्चन है, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आया ऐसे थीटा एंगल पर v स्पीड से, q चार्ज और इसका मास है m। इस इलाके में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, इस इलाके में डेंगू फैला, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। इधर b और इधर v, ये एंगल थीटा है, मास इसका m दिया हुआ है, समय पूछा है आपसे, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने में उसे कितना वक्त लग गया, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, बाहर आ जाएगा ये। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, इस व्हाइट लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नहीं है, इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस इलाके में, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में प्रवेश किया, फिर बाहर भी आ जाएगा, कितनी देर में आएगा। ये घड़ी वड़ी आपके क्या टाइम बता रहे हैं, आपकी क्लास की घड़ी तो बंद हो जाती है हर बार, जब देखो इसमें सेल कितने तो चेंज होते रहते होंगे। घड़ी सही नहीं रहती आपकी क्लास। आज आप लोग कितनी क्लासेस हैं, बहुत पढ़ाई करते, परीक्षा भी है, कब है, कितने बजे, अच्छा 2:30 बजे है, आखिरी टाइम तक पढ़ के जा रही हूँ। आपने सिलेबस वगैरह किया फिजिक्स का, मैग्नेटिक फील्ड तक पूरा क्यूमुलेटिव टेस्ट है आप लोगों का, स्टार्टिंग से ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। देखो इतना पढ़ाई करने के बाद देखो सिर्फ 30 नंबर लाने वाले लोग आईआईटी में चले जाते, इतना सिलेबस इतना झंझट, लोग 30 नंबर नहीं ला पाते हैं। जब मेन एग्जाम होता है ना एकदम, उसमें तीनों सब्जेक्ट में 30 भी नहीं ला पाते, ताकि उनको कॉलेज में जगह मिल जाए। तो यूं समझो कि है ना,
सही सही जानना बहुत कीमती बात है। ये भी आधा जानना, इसका भी पता नहीं, उसका भी पता नहीं, तो कुछ तो माइनस लेके आ जाएंगे। अगर हम ये जानते कि मैं ये सही जानता हूँ और उतना ही करके आता हूँ, आप तो अपना नंबर जिनके भी आते हो अपना हिसाब लगाओ कि मेरे जितने नंबर आते हैं उतने नंबर लाने के लिए पेपर में सवाल कितने करने हैं मुझे, तो पता लगेगा कि मेरे नंबर लायक सवाल तो इतने से ही करने हैं। मैं सबके पीछे भागे जा रहा हूँ और मेरे नंबर उनसे भी घट जाते हैं। एक सवाल और एक्स्ट्रा कर दोगे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे सही से हिसाब लगा के पेपर देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, सीधा साधा सवाल है ये। सॉल्यूशन देखिए जरा। इस इलाके में जब ये एंट्री करता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ भी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो V क्रॉस B से इस पे फोर्स आएगा इस तरफ, फोर्स यूं आ गया। तो फोर्स के बाद हम इसका सेंटर ढूंढ लेंगे यहाँ पर, जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R होगा। फिर क्या होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये ऐसा करेगा, रेडियस के सर्कल में घूमेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। तो अभी इसमें ये वाली रेडियस भी आ रहा है। आपको जानकारी के लिए हमें कुछ पता दिया था ये कि ये वाला एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। तो यहां से लेके यहां तक घूमने वाला एंगल 2 पाई माइनस 2 थीटा हो गया। तो इसका टाइम आ गया 2 पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा, और ओमेगा होता है क्यू बी बाय एम। मैग्नेटिक फील्ड में बिताया गया वक्त थीटा अपॉन ओमेगा, कितना एंगल उसने घूमा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो तो वी से भी इंडिपेंडेंट, क्यू बी बाय एम। कभी एग्जाम में धोखा देने के लिए चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव बना देते हैं, फिर ये इधर की बजाय इधर घूम जाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल माइनस का हो जाता, मान लीजिए कि माइनस का हो जाता, तो क्या हो जाता, माइनस का हो जाता है, तो फिर इसका फोर्स इधर आता, फिर इसका सेंटर इधर आता, फिर ये ऐसा सर्कुलर मोशन करता, मतलब बाहर तो सर्कल है नहीं, यहीं से सर्कल करता और यहां से निकल जाता। थोड़ा ये सर्कल छोटा हो गया, यहां से यूं करता, यहां से निकल जाता, ये इसका रेडियस। तो उस केस में ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा थीटा हो जाता। तो नेगेटिव चार्ज का आंसर में टाइम होता है 2 थीटा अपॉन ओमेगा, इधर से इधर। इसका जो बचा हुआ सर्कल है ना वो उसके पास होता। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आज का वक्त बीत गया है, फिर मिलते हैं हम, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब बड़े से पढ़ाई वढ़ाई कर लेना, रिवाइज कर लेना आप लोग। होमवर्क चाहिए क्या? ठीक।